गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आई एम आकांक्षा सिंह। वेलकम श्री बाई अथर्व सिंह। फ्रेंड्स, हर वीडियो की तरह मैंने आज भी ये वीडियो लाई है आपके लिए जो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। फ्रेंड्स, आज हम लोग द सोलिटरी रीपर पढ़ेंगे और इसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है और द सोलिटरी रीपर के पोएम्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले फ्रेंड्स मैंने विलियम वर्ड्सवर्थ की 4th पोएम की वीडियो को अपलोड किया है, उसको आप लोग देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा और उसका एक्सप्लेनेशन मैंने काफ़ी इजी ढंग से किया है ताकि आपको इजी समझ में आ जाए। तो आई होप फ्रेंड्स उस वीडियो को आप जरूर देखेंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिखिए, लेकिन लिखा जरूर किया कीजिए, क्योंकि तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। आपको कोई क्वेश्चन भी पूछना हो या मीनिंग पूछना हो या जो भी हो, एनी प्रॉब्लम आप जो है कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखा कीजिए। आई होप फ्रेंड्स आप इस बात को याद रखेंगे। तो चलिए हम लोग अपने पोएम की तरफ चलते हैं। पहले पोएम का बैकग्राउंड देख लेते हैं, फिर उसके बाद टेक्स्ट की तरफ चलते हैं। और फ्रेंड्स देखिए, ये जो पोएम का बैकग्राउंड है इसमें आपको कितने क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। ये हर पोएम है और शेक्सपियर का मैंने जो प्लेस पढ़ाया है उसमें भी मैंने जो उसका बैकग्राउंड जो है पढ़ाया है उसको भी आप देखेंगे, उसमें भी आपको कई आंसर मिल जाएंगे, आपके कई क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स आप वीडियो देखेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अपने पोएम शुरू करते हैं और पोएम का बैकग्राउंड पहले देख लेते हैं। द सोलिटरी रीपर बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। In the autumn of 1803, विलियम वर्ड्सवर्थ मेड ए टूर ऑफ स्कॉटलैंड। पतझड़ का समय था, 1803 था। विलियम वर्ड्सवर्थ स्कॉटलैंड की यात्रा पे थे, मतलब स्कॉटलैंड का भ्रमण कर रहे थे। अब फ्रेंड्स देखिए, दो क्वेश्चंस तो आपको यहीं पे मिल गए, दो क्वेश्चन मिले और दो क्वेश्चन के आंसर भी मिल गए। द अंटन ऑफ 1803, विलियम वर्ड्सवर्थ स्कॉटलैंड का टूर कब किए थे, मतलब भ्रमण कब किए थे, यात्रा कब किए थे, 1803 में किए थे। और 1803 में दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि 1803 में विलियम वर्ड्सवर्थ कहाँ टूर पे गए थे? स्कॉटलैंड गए थे। आप लोग फ्रैंकली इसका आंसर दे सकते हो, स्कॉटलैंड गए थे। तो देखिए फ्रेंड्स, दो क्वेश्चन तो यही बन रहे हैं और दो क्वेश्चन के आंसर भी इसी में आपको मिल गए हैं। अब सेकेंड देखते हैं। इट वॉज हिज फर्स्ट स्कॉटिश टूर ड्यूरिंग विच ही मेट सर वॉल्टर स्कॉट। अब देखिए क्या यहाँ पे क्या होता है कि स्कॉटिश उनकी फर्स्ट यात्रा थी। विलियम वर्ड्सवर्थ जो स्कॉटलैंड गए थे, स्कॉटिश उनकी फर्स्ट यात्रा थी और वहीं पे उनकी मुलाकात वॉल्टर स्कॉट से होती है। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया। देखिए टू क्वेश्चंस यहाँ पे भी बन रहे हैं और उनके आंसर भी यहीं पे हैं। अगर ये पूछे कि विलियम वर्ड्सवर्थ की फर्स्ट जो है कि टूर क्या था, स्कॉटलैंड था, और उसके बाद वहाँ पे स्कॉटलैंड पे विलियम वर्ड्सवर्थ की मुलाकात किसके साथ होती है? वॉल्टर स्कॉट के साथ होती है। आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब आगे की तरफ चलते हैं। बट द पोएम इज नॉट बेस्ड अपॉन एन एक्चुअल एक्सपीरियंस। लेकिन ये जो पोएम थी वो अनुभव पे निर्भर नहीं थी। इट वॉज रेदर सजेस्टेड बाई ए सेंटेंस इन ए ट्रेवल बुक रिटन बाई वन ऑफ हिज फ्रेंड्स। ये जो बुक लिखे थे विलियम वर्ड्सवर्थ, वो उनकी प्रेरणा उनके एक मित्र के बुक के वाक्य से मिली थी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। द फ्रेंड्स वाज थॉमस विक्सन एंड हिज बुक वाज टूर टू द ब्रिटिश माउंटेन्स। उनके फ्रेंड का नाम क्या था? थॉमस विक्सन था एंड हिज बुक वाज टूर टू द ब्रिटिश माउंटेन्स। एक ही में है फ्रेंड्स, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। इट वॉज लेटर पब्लिश्ड इन 1824 में यह पब्लिश्ड हुआ था। अब देखिए 3 क्वेश्चन के आंसर आपको यहीं पे मिल गए हैं। अगर आपसे ये पूछे कि विलियम वर्ड्सवर्थ के फ्रेंड का नाम क्या था? थॉमस विल्सन थे, और वो कौन सी बुक से उनको प्रेरणा मिली थी? टूर टू द ब्रिटिश माउंटेन से मिली थी, और वो कब पब्लिश्ड हुई थी? 1824 में।
बस यही है, घुमा फिरा करके पूछता है फ्रेंड्स क्वेश्चन। बस आपके दिमाग में होना चाहिए। दिमाग में आपके कब आएगा? जब तक आप उसका बैकग्राउंड नहीं पढ़ेंगे, जब तक उसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप कैसे आंसर दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। तो इसी वजह से फ्रेंड्स डिटेल में पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। अगर शॉर्ट में सिर्फ क्वेश्चन आंसर मिल जाए, हम लोग उसको पढ़ लें, ये सोचें कि चलो हम तो पास हो गए, तो ये बिल्कुल नहीं होता। नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी होता है। ये जो नॉलेज होता है फ्रेंड्स, उसको रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं अपनी पोएम की तरफ। ये तो पोएम का बैकग्राउंड था। अब चलते हैं अपनी पोएम की तरफ और उसका टेस्ट देखते हैं। इसमें 4 स्टांजा है फ्रेंड्स, और द सोलिटरी रीपर यह एक बल्लड है। इसको भी याद रखेंगे आप लोग, यह एक बल्लड है और इसमें 4 स्टांजा है। तो आइए चलते हैं अपनी पोएम की तरफ और देखते हैं। बेहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड। विलियम वर्ड्सवर्थ फ्रेंड्स जब अपनी बहन डोरथी और कोलरिज को, एशटी कोलरिज को संबोधित करते हैं, उस वक्त वह स्कॉटलैंड का भ्रमण करते हैं। उसी के दौरान ये सब बातें करते हैं अपनी बहन और कोलरिज को संबोधित करते हुए। तो चलिए देखते हैं। बेहोल्ड हर सिंगल यस इन द फील्ड, यू सोलिटरी हाईलैंड लेस। अब जब कवि वहां पे भ्रमण करते हैं तो वह क्या देखते हैं कि पहाड़, फील्ड मतलब मैदान में, पहाड़ी से भी हम लोग ले सकते हैं, कोई भी सेंस गलत नहीं होगा, बट वो मैदान लेंगे तो ज़्यादा परफेक्ट रहेगा। कि लड़की को देखते हैं जो कि फसल काट रही है। वह मैदान में देखते हैं अकेली लड़की है और वह फसल काट रही है। यू सोलिटरी हाईलैंड लेस रीपर एंड सिंगिंग हर सेल्फ। और वह क्या कर रही है कि वह गीत गा रही है। वह फसल को काट रही है और गीत गा रही है। स्टॉप हियर, अब क्या कर रहे हैं? यहीं पे रुक जाओ। स्टॉप हियर आर जेंटली पॉज। अब क्या करें? यहीं रुक जाओ और जेंटली पास, या तो धीरे धीरे बिना शोर किए हुए आगे बढ़ो। एलोन सी कट्स एंड बाइंड्स द गेन। वह अकेली फसल को काट रही है और फसल के जो पौधे हैं, जो फसल को काटी हुई है, वह उसको बांध रही है। बाइंड्स द गेन, फसल को बांध रही है। एंड सिंग्स मेलंकली स्ट्रेन, और शोक भरा गीत गा रही है। मेलंकली मतलब शोकपूर्ण हो रहा है, मतलब शोकपूर्ण गीत गा रही है। ओ लिसन, सुनो। ओ लिसन, ओ सुनो। फॉर द वेल प्रोफाउंड इन ओवरफ्लोइंग विद द साउंड। उसके गीत की आवाज मानो कि पूरी घाटी तक गूंज रही हो। जो वो लड़की गाना गा रही है, मानो कि उसकी जो आवाज है, फॉर वेल प्रोफाउंड ओवरफ्लोइंग विद द साउंड, उसकी जो आवाज है मानो कि पूरी पहाड़ी में गूंज रही है। अब सेकेंड स्टांजा देखते हैं। नो नाइटिंगेल डिड एवर चैंट मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स। अब क्या कह रहे हैं कि अब तक किसी, नाइटिंगेल मतलब बुलबुल होता है, किसी बुलबुल ने इस रेगिस्तान पे गाना नहीं गाया होगा। कि वेलकम मतलब कहने का क्या सेंस है फ्रेंड्स? वेलकम से समझते हैं कि जैसे कोई आता है इस रास्ते से, तो जो ये बुलबुल है उनके स्वागत में भी वो गाना नहीं गाती है, लेकिन ये लड़की यहाँ पे अकेले गाने को गा रही है। ओ ट्रेवलर्स इन सम सैडी हंड, मतलब जो यात्री आते हैं पेड़ के नीचे छाया लेते हैं। एमोंग ऑर्बियन सैंड्स, जो ऑर्बियन होते हैं। ए वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वाज हियर्ड। अब क्या कर रहे हैं कि उसकी जो आवाज है, उसकी जो आवाज है वह सुख दे रही है, हमें सुख दे रही है। इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम कुकू बर्ड। अब क्या कर रहे हैं
कि जो कुक्कू बर्ड होता है, जो कुक्कू नामक का चिड़िया होता है, वो बसंत ऋतु में भी यहाँ पे शांत है। ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सी, और जो समुद्र है वो भी क्या है, शांत है। एमोंग द फर्दस्ट है ब्रिड्स, और वह मधुर जो गीत गा रही है लड़की उसकी आवाज ऐसे सुनाई दे रही है। तो कवि क्या कह रहे हैं कि ये जो रेगिस्तान है यहाँ पे कई लोग आते हैं, तो नाइटिंगेल जो भी होती है उनके स्वागत में गीत को नहीं गाती है। ये जो कुक्कू चिड़िया है वो भी शांत है, समुद्र की लहरें भी क्या है, शांत हैं, और मधुर गीत कभी नहीं गाया होगा। यहाँ पे आज तक किसी ने मधुर गीत कभी नहीं गाया होगा, लेकिन ये जो लड़की है वो कितने ही मधुर गीत और शोक भरे गीत को गा रही है। स्टैंजा 3 देखते हैं। Will no one tell me? Yes. Will no one tell me what she sings? Perhaps plenty numbers floor for old unhappy things. अब क्या कह रहे हैं कि will no one tell me what she sings? क्या कोई मुझे बताएगा कि क्या गा रही है? कवि पूछ रहे हैं कि will no one tell me, क्या कोई मुझे बताएगा what she sing, क्या गा रही है? Perhaps plenty numbers floor, परहैप्स संभवतः शायद उसे शोक भरी गीत गा रही है। जैसे लोग कह रहे हैं कि संभवतः शायद वह शोक भरी गीत को गा रही है। फॉर ओल्ड अनहैप्पी थिंग्स, ओल्ड का सेंस यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग प्राचीन से लेते हैं या पुराने से लेते हैं। जैसे पुराने अनहैप्पी दुखद घटनाओं का वर्णन कर रही है। जब कवि पूछ रहे हैं कि कोई मुझे बताएगा कि ये क्या गा रही है, तो कह रहे हैं शायद वह पेन भरे मतलब दुख भरे गीत को गा रही है। और जैसे दुख में मानो प्राचीन और उसके दुख की घटनाएं जो है उसी का वर्णन कर रही है। एंड बेटर्स लॉन्ग एगो, अब क्या कह रहे हैं, जैसे कि मानो कोई ये निम्न स्तर का गीत है। और इज इट सम मोर हम्बले फैमिलियर मैटर ऑफ टुडे, जैसे कि आजकल किसी परिचय का वर्णन कर रही है। जैसे मानो यह किसी परिचय का वर्णन कर रही है, किसी का परिचय दे रही हो, ऐसा वो कह रहे हैं। जैसे कि क्या कहने का सेंस है, मानो कि वह अपने पीड़ा का अनुभव कर रही है या पीड़ा का वर्णन कर रही है। फैमिलियर मैटर ऑफ टुडे, सम नेचुरल सारो, मानो कि वह प्रकृति की जो विपदा हानि है, जो प्रकृति की हानि का दुख है। लॉस और पेन, जो हानि और पीड़ा का वर्णन कर रही है। दैट हैज बीन एंड मे बी अगेन, जो घटित हो चुकी है। क्या कह रहे हैं कि जो घटित हो चुकी है उसी पीड़ा हानि और दुख का वह वर्णन कर रही है। दैट हैज बीन मे बी अगेन, क्या कहने का है इसका मतलब कि जो घटित हो चुकी है, मतलब कि भविष्य में फिर घटित हो सकती है, जो घटित हो गई है। मे बी अगेन, जो भविष्य में घटित हो सकती है। सम नेचुरल सॉरो लॉस और पेन, उसी हानि दुख पीड़ा का वह वर्णन कर रही है। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा। स्टैंजा 4 देखते हैं। वॉट एवर द देम द मेडन सॉन्ग, अब क्या कर रही हैं, कह रहे हैं उसका जो भी मतलब हो, कह रहे हैं कभी उसका जो भी मतलब हो। लेकिन लड़की ये गाना ऐसे गाए जा रही है एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, मानो उसके गाने का अंत ही नहीं हो रहा है। कभी कह रहे हैं कि चाहे जो भी वो गा रही हो, जैसे मानो उसके गाने का अंत ही नहीं हो रहा है, उसका गाना खत्म ही नहीं हो रहा है। आई सा हर सिंगिंग
एट हर वर्क, वह उसको देखे थे कार्य करते हुए और गाने को गाते हुए। एंड ओवर सिकल बेंडिंग, सिकल मतलब होता है फ्रेंड्स दतारी, बेंडिंग मतलब झुकी हुई थी। उसकी जो दतारी थी वो झुकी हुई थी, मतलब वो फसल को काट रही थी। आई लिसेंड मोटलेस एंड स्टील एंड एज आई माउंटेन अप एंड हिल। कह रहे हैं कि उसकी जो दतारी थी वो झुकी हुई थी, फसल की कटाई उसकी जारी थी, लेकिन वह गीत को गाए जा रही थी। और ये लिसन मोशनलेस मतलब होता है फ्रेंड्स गतिहीन, और स्टिल, यस एक बार देखते हैं, यस ये चुपचाप और गतिहीन होकर के उसके गाने को सुन रहे हैं। कभी जो है चुपचाप और जो है गतिहीन मतलब धीरे धीरे चलते हुए और चुप हैं और उसके गाने को सुन रहे हैं। एंड एज आई माउंटेन अप एंड हिल द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर। मानो कि जैसे पहाड़ हैं, जो घाटियां हैं, जो वहाँ पे सब कुछ है, उसकी आवाज़ मेरे हृदय में गूंज रही है। कभी क्या कह रहे हैं कि उसकी जो आवाज़ है, यस एक बार इसको देख लेते हैं। एंड एज आई माउंटेन अप द हिल, मानो उसकी आवाज़ पहाड़ियों के ऊपर चढ़ रही है। द म्यूजिक इन माई हर्ट आई बोर, मेरे हृदय में गूंज रही है। लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हियर्ड नो मोर। अब क्या कह रहे हैं कि लंबे समय तक, लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हियर्ड नो मोर, यह जो गीत हैं बहुत दिनों बाद मेरे हृदय में जाग रहे हैं और मेरे कान जो हैं उसको सुनने लग रहे हैं। कवि का यही कहने का मतलब है। तो आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखा कीजिए, कुछ भी लिखा कीजिए लेकिन जरूर लिखा कीजिएगा। तो कोई भी प्रॉब्लम हो, मीनिंग की प्रॉब्लम हो, आंसर क्वेश्चंस की प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, एनी प्रॉब्लम आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो फिर फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं आकांक्षा सिंह आपसे इजाज़त चाहती हूँ। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।